आईनी तरमीम यह है कि ये पाकिस्तान का एक दस्तूर है मुतफ़िका तौर पे जो बनाया गया और ये 1973 में लागू हुआ। और उसमें जब भी तरमीम हुई है कभी, मिसाल के तौर पे मैंने एज ए लॉ मिनिस्टर लीड किया था 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तकरीबन हमारा पूरा साल लगा था पार्लियामेंट में लोगों को उधर लाने के लिए, और फिर तकरीबन 9 महीने लगे थे उस तरमीम पे जो हम डिबेट करते रहे। उसमें 5 लॉ मिनिस्टर बैठे हुए थे, एक मैं था, एक फारूक नाइक थे, एक एहसन जफर थे, खालिद रांझा थे और वसीम सज्जाद से। अब तो लोगों को पता ही नहीं है, ये तरमीम बनाने वाले जितने हैं इनको तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सी से आगे कुछ नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। फिर ये है कि ये आदर्श हैं लोगों के, जिसको इमरानी मुआहदे की शक्ल में रियासत ने एक डॉक्यूमेंट दिया और उसमें गारंटीज हैं कुछ शहरियों के लिए। तीसरी बात यह है कि पर्सन स्पेसिफिक आती रही हैं तरमीम। पहले भी ये शुरू हुआ था जब जनरल जा के मार्शल लॉ, उससे पहले याया खान और उसके बाद फिर मुशर्रफ, और उनको अदालतें भी सहूलत कार बनी उनकी। और ये जो मावराए आइन है, जितनी भी कोई चीज़ भी आएगी उसको क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी। जो असल इशू है वो ये है कि आइन एक क्रेडिबल डॉक्यूमेंट है और वाहिद मुतनाज़ा चीज़ जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जिस तरह आपने कहा कि जी हर चीज पे कंट्रोवर्सी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ। तो उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। अगर कोई तरमीम लानी है तो उसको आप ओपन करें डिबेट के लिए, पब्लिक डिबेट हो, मीडिया का डिस्कोर्स हो, उस पे पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। पहले होती है, ऐसा नहीं है कि हवाला दिया ना सर, मैं तो ये बात हर जगह पे कोट कर रही हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप लीड कर रहे थे उस सारे प्रोसेस को और बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव वो पूरी एक्सरसाइज थी जो आप लोगों ने की। और उसके बाद वो तरमीम जो है हमने देखा कि वो आई, यहाँ पर सर 26वीं तरमीम भी पहले उतनी उजलत में हुई, अब 27वीं में भी वही नजर आ रहा है। लेकिन सर क्योंकि आप सीनियर कानूनदान हैं, अदलिया के हवाले से जो कुछ बातें की जा रही हैं सारे के अंदर, उस पर आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ। सर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स का कयाम, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त ये मौकफ ले रही है कि पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थी, वो ये कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि उसमें एक सनसेट क्लॉज था। अभी तो मुस्तकिल कयाम की बात है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वहां होती है जहां पे फंडामेंटल राइट्स का कोई लिहाज करे। जहां फंडामेंटल राइट्स का और कॉन्स्टिट्यूशन का लिहाज ना करे, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्या जरूरत है? दूसरा ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम में आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आदि जो सीनियर प्योने जज है उन्होंने कहा कि आधी सुप्रीम कोर्ट आईनी है और आधी गैर आईनी हो गई है। तो आप किस बेंच में पेश होना चाहेंगे, आईनी बेंच में या गैर आईनी में? ये लाइटर नोट में बड़ी सीरियस बात उन्होंने की, कोर्ट में बैठ के उन्होंने ये कहा। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि मुझे ये बताएं कि कौन से लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर ये जो बेंच बैठा है 26वीं आईनी तरमीम वाला, उसको साल हो गया है, उसने कौन से इश्यूज, कोई एक इशू आप बता दें। मिसाल के तौर पे इससे पहले रिवाज था कि 184(3) के नीचे लोग, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था, वो लोगों के जो इश्यूज आते थे बर्निंग, उनके ऊपर नोटिस लिया करती थी और लोगों को कुछ आसरा होता था कि शायद थोड़ी बहुत अदलिया हमारी भी है, ये सिर्फ बड़ों की नहीं है और शायद आम आदमी की कोई सुनवाई, उसका रास्ता भी आपने बंद कर दिया। अब एक रिट पिटीशन अगर डिसाइड होकर नीचे से जाती है छोटे से मसले के ऊपर, तो वो भी आईनी कोर्ट बैठेगी और जब 9 मन तेल होगा तो उसके बाद वो फैसला होगा। तो इसलिए ये तो एक इस वक्त जो कह रहे हैं ना कि जी देखिए वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो आपने और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था जिसकी आप खिलाफ। फेयर इलेक्शन था, तो क्या फेयर इलेक्शन हुआ है? जिसका वोट पड़ेगा उसी को इख्तियार मिलना चाहिए। आप इख्तियार किस जगह से आपको वोट मिला है? आप वोट ही गिन ले आपके कि आपको कितने मिले हुए। इसलिए ये नॉन इशू है जो वो छेड़ रहे हैं। असल इशू 2 हैं। हाँ। एक इशू ये है कि पाकिस्तान में अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद होने के लिए उसकी अपॉइंटमेंट से लेके, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से लेके उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाए। अब जिस तरह से 27वीं तरमीम पे बिलावल ने जो की और 1-2 और जराए से भी जो चीजें सामने मेरे सामने आई हैं, उनमें यह है कि जी 70 साल इनके, फिर आप तो एक बाबों का कब्रिस्तान से जाएंगे। आपको याद है पहले एक सियासी चीफ जस्टिस जो एक खास पार्टी के हक में फैसले देते रहे, उनको रैलत से पहले गवर्नर का ताज पहनाया गया सिंध का और वो बेचारे बैठ नहीं सके। फिर एक लाहौर के जज साहब थे बड़े अच्छे, उनको भी वो अस्पताल में लेटे हुए जाके एक सरकारी ओहदा के जी आपने ये हमें काम करके देना है। तो इसलिए पाकिस्तान में जनरेशन जी का जमाना है। हमारे 70% के करीब लोग जो हैं वो सारे यूथ है और यूथ आप देख लें 36 साल का
केपी में वजीर आला बनाया और 36 साल का न्यूयॉर्क का मेयर उसने ट्रंप और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को हरा के वो जीत गया है, जहरान ममदानी। ये नया दौर है, इसमें कुछ सोचें वो कि हमने अपनी यूथ को साथ लगा के पाकिस्तान को किस तरह मजबूत करना है। सर, ट्रांसफर की भी बात है, जो जजेस की ट्रांसफर की बात है वो भी लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत अच्छे तरीके से रिसीव नहीं की जा रही है। लेकिन हमारे साथ अभी प्रोग्राम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वो ये कह रहे थे कि जो इदारा हायर करता है वो तबादले का इख्तियार भी रखता है। इसके इर्द गिर्द जो इतनी कंट्रोवर्सी है मुझे उसकी वजह नहीं समझ आती। ये देखिए, पहले तो ये वो चूंकि आईनी आदमी नहीं है जिनका आप बता रही हैं, वकील नौकर, आप मैं इस पे क्या तबसरा करूं। लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के इर्द-गिर्द क्या मसला है, ट्रांसफर हो जाए तो क्या इशू है। अच्छा सुनिए ना, जी। वकील हूं मैं, मुझे कई दफा कहा गया होगा और वकीलों को भी कहा जाता है कि जी आप बेंच पे आ जाएं। तो इंडिया में तो बाकायदा चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज जिरगा जाते हैं अच्छे वकील के पास कि आपने इतने पैसे कमा लिए, इतना नाम कमा लिया, अब आप बेंच पे बैठ के कौम की खिदमत करें और हमें फलां तर्ज के केसेस जो है वो डिसाइड करके दें। ये एलिवेशन होती है। एलिवेशन के लिए जब मैं लॉ मिनिस्टर था, हमने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया था, उसमें अक्सरियत वकीलों की होती थी। फिर मेरे बाद एक साहब आए, उन्होंने अब जो रिटायर्ड जज हैं वो ज्यादा बैठते हैं अंदर, जिनकी 80-80 साल उम्र है, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, वो जाके नए जमाने के जजेस एलिवेट करने के लिए उस मीटिंग में वो शरीक होते हैं। ये इस सारे निजाम को फॉल्टी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो भी सिलसिला है वो थ्रू द एग्जिस्टिंग बॉडी ना, जो उनकी अपनी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, उसके अंदर कोई और तो इंटरफेयर नहीं कर रहा। नहीं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी बर्बाद हो गई ना आईनी तरमीम के अंदर, तो वो बची कोई नहीं है। आपने देखा कि एक जज के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम आया और बाकायदा टैक्स के कागजात में गड़बड़ करने का इल्ज़ाम आया, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने क्या किया, एक जज से कोई नाराज हो गए जजेस, उन्होंने उठा के उसको बाहर फेंक दिया। तो वहां कोई ऑब्जेक्टिव काम तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि हर इदारा ये कहता है, वापडा समेत, सीडीए समेत, कि जी हमारा अंदरूनी निज़ाम बड़ा मजबूत है, बाकी सारे इदारे भी कहते हैं बड़ा मजबूत है। तो अदलिया में जाके, यानी कल वापडा का इंजीनियर अगर बदलना हो तो उसके लिए अदलिया बदलेगी उसको, या वो एग्जीक्यूटिव के पास जो मिनिस्ट्री है रेलेवेंट उसके पास इख्तियार है। तो अदलिया के मामलात में इस हद तक मुदाखलत जो उनके मुंह से निकला, वो तो बड़ी जबरदस्त बात है कि जी हायर फायर हम करते हैं। तो फिर तो ठीक है, फायर करने वाला जिसको खौफ रहेगा उसने क्या जस्टिस हाक करना है। हम हायर फायर करते हैं, उन्होंने कहा जो इदारा आपको लेकर आता है वो आपको आगे पीछे कहीं भेज सकता है, जैसे नॉर्मली किसी भी सर्विस में होता है। तो वो तो जाहिर है, बल्कि वो तो यही केस प्लीड कर रहे थे कि हमने तो कुछ नहीं हायर फायर का अदल में हायर फायर का दुनिया के अंदर कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। अच्छा सर, थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अभी आपने कहा कि कुछ चीजें आप तक भी पहुंच रही हैं, इलेक्शन कमीशन की जो तकर्रियों की बात हो रही है और उसको देखने की बात हो रही है, उसके बारे में सर कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्या कोई ऑपोजिशन के रोल को माइनस करने की कोशिश की जा रही है? उसके कयाम के अंदर क्या हो रहा है? जनवरी से माइनस हो गया ना जी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब थे।